हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसको पूरे को कवर करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। इस वीडियो में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक है, यानी कि उसमें सबसे पहले एक टॉपिक है, फिर उस टॉपिक पे एग्जाम्पल्स है, फिर एक्सरसाइज है, फिर दूसरा टॉपिक है, फिर उसके एग्जाम्पल्स है और फिर क्या है उसकी एक्सरसाइज। तो हम सेम उसी तरह जो पेज वाइज पेज है उसी तरह हम चलेंगे इस वीडियो में भी। यानी कि पहले हम एक टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं हम वो देखेंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक और टॉपिक आएगा, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आएंगे और फिर लास्ट जो एक्सरसाइज है वो आएगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर्स है एंड इरेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे 3 हुआ, 4 हुआ, √5, 8/9, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होंगे? रियल नंबर्स, राइट। अब रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, मतलब रियल नंबर किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, हम वो देखेंगे। तो देखते हैं रियल नंबर को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। रियल नंबर में होते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, और क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, राइट। अब रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? फ्रैक्शंस और दूसरे क्या होते हैं? इंटीजर्स। फ्रैक्शंस किस तरीके के होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ p/q। और इंटीजर्स हमें पता ही है, सारे नेगेटिव नंबर्स से लेके पॉजिटिव नंबर्स, ये आते हैं इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, और दूसरे क्या होंगे? होल नंबर्स, राइट। अब जो लास्ट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर किस किस तरीके के होते हैं हमारे पास? 0 और नेचुरल नंबर्स, राइट। ये हुआ हमारे पास रियल नंबर का क्लासिफिकेशन। ये एक बार आप अच्छे से वापस समझ लीजिए। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल, इरेशनल। रेशनल नंबर है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से रेशनल नंबर में किस किस तरीके के नंबर आते हैं? फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स अब हमारे पास दो तरह के होते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या आता है हमने देखा? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। यहां से यहां तक क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स जो कि नेगेटिव हो गए, और ये हो गए हमारे होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स अब हमारे पास दो तरह के होते हैं। हमें पता है 0 से लेके जो भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? होल नंबर्स। तो 0 एक हमने मान लिया और बाकी के क्या आ गए? नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो अब हमने ये तो देख लिया रियल नंबर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, मतलब रियल नंबर कैसे, कौन कौन से नंबर से मिलकर बनते हैं। लेकिन अब एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो एक सेट होता है काउंटिंग नंबर्स का, और इन्हें कैसे डिनोट किया जाता है? एन से। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं, और उन काउंटिंग नंबर का जो सेट होता है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर।
जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 ये सब आते हैं नेचुरल नंबर, राइट। समझ में आया। अब हम देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर तो आएंगे ही आएंगे, प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, जीरो से। 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स किस में आएंगे, होल नंबर में। ओके। अब हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सेट होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का और होल नंबर्स का। मतलब इसके अंदर होल नंबर भी आएंगे और साथ में क्या आएंगे, जो नेचुरल नंबर्स है वो सारे नेगेटिव में आएंगे। ठीक है। आई होप ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए हो। अब फोर्थ जो है रेशनल नंबर, हम वो देखते हैं वो क्या होते हैं। जितने भी नंबर्स है जो P एंड Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे Q 0 के इक्वल नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाए, जहां पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 8 अपॉन 13, जहाँ पे 8 तो क्या आ गया P, Q क्या आ गया 13, और यहाँ में दिख रहा है कि Q 0 के इक्वल नहीं है, तो 8 अपॉन 13 क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल नंबर, राइट। लास्ट जो हमारे पास आता है वो है इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और ऐसे नंबर्स जो कि क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नो रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल हमने लिया √5। √5 का जब हम रूट ओपन करेंगे तो जो भी हमारे पास डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो रिपीट नहीं होगी, वो सब अलग अलग वैल्यूज आएगी। ओके। इसलिए √5 हुआ, √3 हुआ, √7 हुआ, ये सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होंगे। आई होप ये पांचों आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इनमें से किसी में भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, और या फिर आप वीडियो को वापस रिवर्स करके देख लेना। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा हो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। कि स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको समझने से पहले हम 2-3 चीजें समझते हैं, या फिर कहिए 2-3 डेफिनेशन समझते हैं, जिसके बाद हमें फंडामेंटल थ्योरम जो है अरिथमेटिक की वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला जो है हम समझेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर से वो फैक्टराइज होगा। मतलब कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 और खुद के अलावा उसका एक या एक से ज्यादा फैक्टर और होंगे, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ले लिया 6। अब 6 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 6 का फैक्टराइज क्या होगा, 2 इंटू 3, ये फैक्टराइज हुआ 6 का। तो जो 6 है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, हमारे कहने का मतलब है, और 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। मतलब 1 और 6 के अलावा भी इसके फैक्टराइज हम कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे हमने लिया 10। अब 10 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या होंगे, 1 2 5 और 10। ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर्स। दूसरे हमारे पास क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टराइज करने पे वो सिर्फ खुद से यानी कि सेल्फ
और 1 से डिवाइड हो, मतलब उनके जो फैक्टर है वो क्या क्या हो, या तो वो खुद से, उनके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, या तो खुद या फिर 1। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 3 हुआ, 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 और एक खुद 3, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। 3 को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 7 का जब हम फैक्टर कर देखेंगे तो 7 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, एक तो 1 और एक 7 खुद। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है, ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो और समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है किसी भी नंबर का। तो मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है वो है 270। अब हमें पूछा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम उसका एलसीएम निकालेंगे, राइट। एलसीएम निकालने के लिए हमें रूल्स पता है कि सबसे जो छोटा नंबर होता है 2 से हम स्टार्ट करेंगे, कि 2 से लेकर हम आगे जाते जाएंगे कि किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 270 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार हो रहा है, वन 35 टाइम्स। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 135। अब हम फिर से देखेंगे, हमें दिख रहा है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 2 में जो लास्ट डिजिट है वो 5 कभी नहीं आती है, राइट। तो अब हम देखेंगे 2 के बाद कौन सा आता है नंबर, 3। तो हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करके देखें, 3 4 जा 12 और ये आ गया हमारे पास 3 5 जा 15। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, राइट। अब 45 2 से तो अब डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड होना होता तो यहाँ पे भी हो जाता। लेकिन अब हमें वापस क्या देखना है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको 4 से करके देखेंगे, ठीक है। तो 3 से अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें पता है 3 की टेबल में 15 आता है, तो ये वापस 3 से डिवाइड होगा। और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास 5, क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको लिखते कैसे है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 270 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो नंबर 3 है वो कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3, यानी कि 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5। ये क्या हो गया, नंबर 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ये हमारे 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन तीनों का यूज करके हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है। ओके, तो अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या है। It states that every composite number can be expressed as a product of primes. मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स है आज तक के इस दुनिया में, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें हम एज ए मल्टीपल ऑफ, या फिर कह सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी पिछली बार एग्जांपल देखा था, 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये सब क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि कंपोजिट नंबर 270 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। हमें दिख रहा है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, दुनिया में चाहे कोई सा भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे
फैक्टर के तरीके से, तो वो हमेशा क्या आएगा, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन इज यूनिक मतलब 270 का जो फैक्टराइजेशन है वो इसी तरीके से होगा, चाहे आप इसको और किसी तरीके से नहीं लिख सकते। अब हम इधर ये नहीं लिख सकते कि 2 इंटू 8 इंटू 11, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो 270 का फैक्टराइजेशन है वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। ओके, दूसरा नंबर मान लीजिए 180 हमने लिया, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तो कितना आएगा, करिए आप लोग भी अपनी अपनी कॉपीज में करिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। 180 का इसके अलावा दुनिया में और कोई भी तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। मतलब हर नंबर का एक अपना ही अलग यूनिक फैक्टर, आप कह सकते हैं अलग ही फैक्टर रहेगा यूनिक, जो और किसी का भी नहीं रहेगा, राइट। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो हमें हमेशा ये चीज पता है कि जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, मतलब सबसे छोटे से लेके हमें सबसे बड़े नंबर पे जाना होता है। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से उसको फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो नंबर बढ़ता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले हमने 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, यहाँ पे 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है। ये बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और हर नंबर का अपना एक अलग यानी अपना एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, इसके अलावा उसका और कोई किसी भी तरीके से फैक्टराइज हम नहीं कर सकते हैं। और ये अपने ऑर्डर में होता है कि किस ऑर्डर में हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, और ऑर्डर कैसा होता है, हमेशा असेंडिंग, राइट। आई होप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सबको समझ में आ गई हो। अब इसमें एक पॉइंट और है, हम वो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, कैसे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये निकालने के लिए हमें दो नंबर दिए हुए रहेंगे। कितने नंबर, दो नंबर। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर x हो गया, एक नंबर हमारे पास हुआ y। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जैसे हमने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था लास्ट में, क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। हम मान लेते हैं x क्या है इधर 180। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 270। तो 270 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, क्या आया था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। ऐसे करके हमें दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। अब हमें पता है इधर 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, राइट। और यहाँ पे हमारे पास 2 1 एक बार ही है, 3 हमारे पास कितनी बार है 3 टाइम्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब हमें दिख रहा है 2 एक ही बार है, तो हम इसको एक एक बार लिख देंगे। ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकालने के लिए हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन कौन से नंबर दोनों में कॉमन आ रहे हैं। जैसे इन दोनों में 2 भी कॉमन है, इन दोनों में 3 भी कॉमन है, इन दोनों में 5 भी कॉमन है, राइट। जो जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनमें से जो जो नंबर सबसे छोटे हैं ना, उनको हमें लिखना है। मतलब इन दोनों में से 2 कितनी बार है 1 टाइम, और यहाँ पे कितनी बार है 2 टाइम्स, तो छोटा कौन सा है 2 की पावर 1, एक बार हम इसको लिखेंगे। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 में से छोटा कौन सा है
3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो सेम ही है, तो हम इसको लिख लेंगे 5 की पावर 1। इसका HCF अब निकालेंगे हम, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका HCF कितना आएगा 90, राइट। अब हम देखेंगे LCM कैसे निकालना है। अब LCM में हमें क्या देखना है, दोनों में से जो प्राइम फैक्टर है उनमें जो हाईएस्ट डिग्री के जो भी नंबर्स हैं उनका मल्टीपल देखना है। इसमें कॉमन फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है LCM में, इसमें बस हमें ये देखना है दोनों में जो हाईएस्ट पावर के जो भी नंबर्स है उनको एक बार लेना है सिर्फ, राइट। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है 2 और 2 की पावर 1 में से और 2 की पावर 2 में से हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 की पावर 3 और 5 हम एक बार ले लेंगे। हमें वैसे इसमें कॉमन फैक्टर नहीं देखना है, लेकिन फिर भी अगर कोई दो नंबर कॉमन आ रहे हैं तो उनमें से हमें क्या लेना है, जिसकी पावर हाई ग्रेटर है वो वाले नंबर हमें लेना है, ठीक है। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा LCM 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका मल्टीपल हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 540, राइट। HCF हमने निकाल लिया, LCM हमने निकाल लिया। आई होप ये समझ में आ गया हो, डाउट हो तो एक बार वापस रिवर्स करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है इन दोनों का जो कि हमारे आगे जाके बहुत काम आएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, HCF A, B, जहाँ पे A और B क्या है, कोई भी दो नंबर जो हमें दिए हुए रहेंगे, राइट। मल्टीप्लाई LCM A, B इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास A इंटू B। ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है जो कि हमारे आगे बहुत काम आएगा, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है। कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। हमें एक नंबर कंसिडर करना है 4n और जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर। अब हमें क्या चेक करना है, चेक वेदर देयर इज एन वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें n की ऐसी कोई वैल्यू निकालनी है, n की ऐसी कोई वैल्यू निकालनी है जिसपे जो 4n हम सॉल्व करेंगे तो जो भी डिजिट आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या हो 0। हमें चेक करना है कि n की ऐसी कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है वो 5 से डिविजिबल होगा, राइट। 5 क्या है प्राइम नंबर है। 2 से डिविजिबल होगा, 2 क्या है प्राइम नंबर है। तो ये चीज हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा उसके फैक्टर्स हमेशा 5 और 2 आएंगे ही आएंगे। तो 4n का चेक करने से पहले हम 4 के फैक्टर्स चेक करेंगे। 4 के फैक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं 2 क्रॉस 2, यानी 4 के क्या फैक्टर होंगे 2 की पावर 2। अगर 4 के फैक्टर 2 की पावर 2 है तो 4n के फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2 और यहाँ पे n। अब हमें दिख रहा है कि 4 के फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा। और हमने अभी क्या बताया आपको कि जो भी नंबर 0 से एंड होता है उसके फैक्टर में 5 आएगा ही आएगा, लेकिन 4 के फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, नो 5। तो इसका मतलब जो यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम वो एक गारंटी करती है कि 4 के 2 के अलावा और कोई फैक्टर है ही नहीं, और 0 से एंड करने के लिए हमें 5 भी चाहिए इसके फैक्टर में, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4n जो हमारे पास है वो कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 ओके, जहाँ पे n हमें क्या है नेचुरल नंबर। तो n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए 4n है वो 0 से एंड होता हो, राइट। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं
n हमें निकालना है जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अंदर, और 4n की हमें बतानी है ऐसी वैल्यू n की, ऐसी वैल्यू कि 4n को जब हम सॉल्व करेंगे वो 0 से एंड होगा, राइट। और हम जानते हैं कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा उसके फैक्टर 5 और 2 होंगे ही होंगे। लेकिन हमने जब 4 का फैक्टर करके देखा तो उसके फैक्टर सिर्फ 2 आ रहे हैं, मतलब 4n के फैक्टर में भी सिर्फ 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। इसलिए जो 4 है ना वो 0 से एंड नहीं हो सकता है। ओके, आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है 6 and 20, इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए हम साइड में करके देखेंगे कि 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 की टेबल में 6 कितने बार आता है, 3 टाइम्स। अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता है तो अब हम क्या करेंगे, 2 के बाद कौन सा नंबर है 3, तो हम 3 से इसको एलसीएम करके देखेंगे। तो हमारे पास फैक्टर्स कितने आए 2 इंटू 3। सेम अब हम 20 के लिए करके देखेंगे। सबसे पहले इसको 2 से करेंगे। अब हमें पता है 2 की टेबल में 10 भी आता है, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, ना 4 की टेबल में आता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे 5 से, क्योंकि 5 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर। तो फैक्टर्स कितने हुए 20 के, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है HCF, एक हमें निकालना है LCM। HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों जो नंबर हमें दिए हुए हैं उसके हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, राइट। कॉमन फैक्टर्स जो है उस कॉमन फैक्टर में जिसकी भी पावर सबसे छोटी होगी वो हमारा क्या होगा HCF। तो 6 में 2 भी आ रहा है, 20 में भी 2 आ रहा है, तो ये 2 क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर, 2 क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर। अब 2 की हमें पावर देखनी है, यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है 1 टाइम, यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम, 1 छोटा है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 या फिर 2, ठीक है। अब हमें LCM देखना है। LCM देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन नंबर की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो हमें लिखनी है। तो जैसे इसके अंदर 2 भी है, इसमें 2 भी है, तो 2 की पावर ग्रेटर किस में है 20 वाले में, यानी 2 की पावर 2 में। तो ये तो हो गया कॉमन फैक्टर अगर हमारे पास है तो। बाकी हमें क्या करना है, जो बाकी के नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिख देना है, क्योंकि 3 और कहीं पे भी नहीं है तो 3 की जो पावर है वो ग्रेटेस्ट हो गई, 5 भी दूसरा नहीं है तो 5 की भी ग्रेटेस्ट पावर 1 वाला हम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 60, राइट। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें दो नंबर दिए हुए 6 और 20, दोनों के हमने फैक्टराइज किए। अब फैक्टराइज करने के बाद HCF जब हम निकालते हैं तो हम ये देखते हैं दोनों के फैक्टराइज में कॉमन जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है। तो इसमें भी 2 की पावर 1 है और इसमें भी 2 आ रहा है जो कि पावर 2 में आ रहा है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 2 की पावर 1, तो 2 की पावर हमारा क्या हो गया HCF। LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई फैक्टर कॉमन आ भी रहा है तो उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर है पहले वो लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हमने 2 की पावर 2 लिख दी। अब हम बाकी के जो नंबर्स है उनको लिख देंगे 3 और 5, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा, ठीक है। आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया हो। तो देखिए क्या बोल रहा है ये एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें HCF निकालना है किसका 96 और 404 का, उसके बाद हेंस फाइंड देयर LCM, उसके बाद हमें उसका LCM निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम।
सबसे पहले हमें नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं, 96 और 404। हमें पता है 96 का हमें फैक्टराइज करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, 2 से, वापस 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। आई होप ये सबको आता होगा कैसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका फैक्टराइज कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 3, राइट। अब हम देखेंगे 404 का फैक्टराइज हम कैसे करेंगे। तो 404 का फैक्टराइज हमें करने के लिए सेम हम मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, तो हमें पता है 404 2 की टेबल में आता है। अब वापस 202, अब हमारे पास जो नंबर है वो है 101। 101 एक प्राइम नंबर है, इसके जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो या तो खुद से फैक्टराइज होगा या फिर किससे होगा, 1 से। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे इसको, 101 से, राइट। तो हमारे पास 404 का क्या फैक्टराइज आया, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम नीचे वाले में 2 2 टाइम्स आया हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो वाला टर्म आएगा। कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2, दोनों में 2 आ रहा है, तो 2 की हमें देखनी है स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 स्मॉलेस्ट है या 2 की पावर 5, ऑब्वियसली 2 की पावर 2। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हमें इसका फॉर्मूला आता है सबको, एचसीएफ अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ है किसी नंबर का और हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, तो हम उससे एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमें पता है, राइट। इससे इजीली निकल जाएगा। अब एचसीएफ ऑफ 96,404 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 96,404 इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई 404। अब हमारे पास एचसीएफ तो है, क्या निकला हमारा एचसीएफ, 4। एलसीएम हमें निकालना है, उस साइड हम क्या लिखेंगे, 96 मल्टीप्लाई बाय 404, राइट। ये मल्टीप्लाई में है एलसीएम के साथ, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कितना होगा, 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन 4। 4 की टेबल से मैं इसको कट कर दूं। अब एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 101। 96 को 101 से हम करके देखें साइड में, कितना आया, 9696। तो एलसीएम हमारे पास कितना आया, 9696। ये हुआ हमारा एलसीएम। ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास एचसीएफ भी हमारा निकल चुका है, ये ए और बी हमें नंबर भी दिए हुए, तो इससे हम एलसीएम इजीली निकाल लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 6 का, 72 का और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 6, 72 और 120 हम लिखेंगे।
अब इनका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 6 का हमें पता है प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3। कैसे पता करेंगे, एलसीएम निकाल के, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो गया 6 का प्राइम फैक्टर। अब 72 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, राइट। अब वापस 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे क्या आएगा, 2 9 जा 18। अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता है हमें पता है, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 72 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, राइट। अब देखेंगे 120 का प्राइम फैक्टर। तो 120 के फैक्टर कैसे होंगे, सेम इसी तरह से 2 की टेबल से करेंगे, फिर वापस 2 से करेंगे, वापस 2 से करेंगे। अब 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, 3 से करके देखेंगे, 3 5 जा 15, 5 3 की टेबल में नहीं आता है, 5 4 की टेबल में भी नहीं आता है, 5 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में। तो 120 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, राइट। ये तो हमने कर ली इनके प्राइम फैक्टर। अब हम देखेंगे इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें पता है जो भी कॉमन फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं तीनों में, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है। 5 कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि 5 इसके में भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 3। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी हुई, 2 की पावर 1। कॉमन फैक्टर में हमें सबसे स्मॉल जो पावर है वो हमें देखनी है। 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1। तो 3 की पावर स्मॉलेस्ट कितनी हुई, 3 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया 6। अब हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। तो हमें पता है 2 और 3 दोनों कॉमन फैक्टर इसमें है। तो 2 जो भी कॉमन फैक्टर है उनकी ग्रेटेस्ट पावर हमें लिखनी है, राइट। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो जो ग्रेटेस्ट है वो कौन सी हुई, 2 की पावर 3। सेम हमें 3 की देखनी है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। ग्रेटेस्ट कौन सी है, 3 की पावर 2। अब जो नंबर बचेगा हमें वो लिख लेना है। कौन सा नंबर बच रहा है, 5 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 360। तो 360 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो देखते क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमें जो नंबर्स दिए हुए इनके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो देखते सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, 140। तो 140 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है 2, उससे करके देखते हैं। 2 से हमें पता ही है कितनी टाइम्स जा रहा है, 70 टाइम्स, राइट। वापस 2 से करेंगे, क्या आंसर आएगा 35, राइट। अब 3 हमें पता है 2 की टेबल में 35 नहीं आता, 3 की में भी नहीं आता, 4 की में भी नहीं आता, तो 35 किसकी टेबल में आएगा, 5 से करेंगे। 5 से करने के बाद 5 7 जा 35। 7 हमें पता है यहाँ पे क्या है, एक प्राइम नंबर। तो 7 या तो खुद से होगा या फिर 1 से होगा। तो हम इसको किससे करेंगे, 7 से। अब हमें इन सब का प्रोडक्ट लिखना है जो कि इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया हमारा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम देखेंगे जो हमारे पास सेकंड जो इसका पॉइंट है वो क्या है, 156। 156 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, सेम इसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले 2 से, वापस 2 से, हमें पता है 78 2 की टेबल में आ रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर, तो 2 से करेंगे कितने टाइम्स, 39। अब ये 2 की टेबल से नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास इवन नंबर नहीं है। 3 से करके देखते हैं, 3 की टेबल में ये आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये सबको पता है 13 क्या है यहाँ पे एक प्राइम नंबर, तो 13 को जब हम करेंगे तो 13 से ही करेंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जो नंबर है वो हमारे पास है 3825, 3825। इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सेम एलसीएम 3825। अब हमें पता है 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, हम इसको 3 की टेबल से करेंगे, तो 3 1 जा 2, ये हमारे पास क्या हुआ 3 की टेबल से, वापस ये 3 से होगा। अब ये 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, अब हम इसको किससे करके देखेंगे, 5 से। 5 से कितनी टाइम, 85। फिर से हम इसको 5 से करेंगे, कितनी टाइम, 17। अब 17 हमें पता है प्राइम नंबर है, तो 17 किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, तो इसको हम 17 से ही करेंगे। तो लास्ट अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। अब हमारे पास आ रहा है 5005, इसका प्राइम फैक्टर हम करेंगे, मैं इस साइड कर देती हूँ 5005। तो सबसे पहले ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये किससे होगा, 5 से। तो 5 की टेबल में कितनी टाइम आएगा, राइट। अब ना ये 5 से होगा, 6 से भी नहीं होगा, अब ये किससे होगा, 7 से। तो 7 में कितनी बार, 143। 143 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, ये किससे होगा, 11 से। कितनी टाइम्स, 13 टाइम्स। 13 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, तो ये कैसे हो, इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा 7429, इसके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, 7429। अब इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि 2 से नहीं होगा, ये हम 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ये किससे होगा, 17 से। आपको एक एक से करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आपकी क्या हैबिट हो जाएगी, आपको अपने आप याद रहने लग जाएगा कि हाँ ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये इससे डिवाइड हो रहा है। तो ये किससे होगा, 17 से। कितनी टाइम्स, 437 टाइम्स, राइट। अब ये 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, ये किससे होगा, 19 से। कितने टाइम्स, 23 टाइम्स, और 23 हमें पता है प्राइम नंबर होता है, तो 23 को किससे करेंगे हम, 23 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, राइट। तो आई होप ये आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इनके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे और क्या निकलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको जो नंबर दिए हुए हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और आपको ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो इक्वल्स टू किसके आएगा, जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट के।
ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 26 और 91। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एलसीएम का यूज करेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 2। तो 2 से इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13। अब हमें पता है 13 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो डिवाइड हम करेंगे, प्राइम नंबर का फैक्टर्स हमेशा क्या आता है, या तो वो खुद आता है या फिर 1 आता है। तो ये हो गया हमारा 26 का फैक्टर। 26 के फैक्टर हमें क्या मिले, 2 इंटू 13। सेम अब 91 का हम फैक्टर करेंगे। 91 के फैक्टर को करने के लिए हमें दिख रहा है कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये किससे होगा, सबसे पहले सोचो, 3 से नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 6 से नहीं, किससे होगा ये, 7 से। 7 से हम करेंगे इसको तो कितनी बार, कितने टाइम्स आएगा ये, 13 टाइम्स। और 13 अभी हमने यहाँ देखा, 13 क्या है, एक हमारे पास प्राइम नंबर, तो 13 यहाँ पे इसका फैक्टर हो गया। तो 91 के जो फैक्टर्स हमारे पास आए वो क्या है, 7 इंटू 13। ओके, अब हमें क्या देखना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ हमें पता है कोई भी कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर का ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। अब हमें यहाँ दिख रहा है 13 और 13 दोनों में 1 पावर है और दोनों हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब हम देखेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम देखने के लिए हमें क्या देखना है, अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है दोनों के फैक्टर्स में, तो उसमें से जो ग्रेटेस्ट पावर होगी पहले तो हमें वो लेनी है। 13 यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो हम 13 तो लिख लेंगे। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स बचे, जैसे 2 और 7, हम उनको लिख लेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 182। राइट, ये एलसीएम भी आ गया हमारे पास और एचसीएफ भी आ गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब हमें फॉर्मूला पता है, एचसीएफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, ए और बी हमें यहाँ क्या गिवन है, 26 और 91। एलसीएम हमें पता है, नंबर क्या क्या दिए हुए, 26 और 91, और ए और बी हमें क्या पता है, 26 इंटू 91। राइट, अब एचसीएफ इसका हमारे पास क्या निकल के आया, 13। एलसीएम इसका हमारे पास क्या निकल के आया, 182। और इस नंबर को हम एज इट इज रख लेंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे 13 इंटू 182, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2366। और 26 को हम जब 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सेम वैल्यू। तो ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाई कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो उन नंबर के प्रोडक्ट के हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ओके, अब देखते हैं इसका दूसरा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अब वो देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें हमारे पास क्या क्या नंबर दिए हुए, 510 और 92। तो सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले 510 का और 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 510 का प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 2 से हम इसको करेंगे, तो 2 5 0 सॉरी 2 5 और 5। ओके, इसके बाद ये होगा 3 से, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 17 हमें पता है क्या है हमारे पास, एक
प्राइम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ हमारे पास 510 का फैक्टर। तो 510 के फैक्टर हमें क्या मिले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सिमिलरली अब हम 92 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 92 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे, वापस 2 से करेंगे। अब 23 हमें पता है, 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो 23 के फैक्टर में क्या आएगा, 23 और 1। तो 92 के जो फैक्टर हमें मिले वो क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 23, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23, राइट। आई होप प्राइम फैक्टर सबको समझ में आ गया होगा कैसे निकाले हमने। इसके बाद हम देखेंगे HCF। HCF सेम मैंने क्या बताया था, जो कॉमन नंबर आ रहा है, जो कॉमन नंबर दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है, उसमें जो छोटी पावर है, जिसकी स्मॉलेस्ट पावर है, वो हमें लिखनी है। तो हमें दिख रहा है 2 इसके भी फैक्टर में है, 2 इसके भी फैक्टर में है, और दोनों की पावर में से छोटी किसकी है, 2 की पावर 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2, राइट। एलसीएम में हमें करना है कि जो कॉमन नंबर है उसकी जो पावर है उसकी ग्रेटेस्ट पहले हमें वो लिखनी है, कि जो कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है अगर उसकी जो पावर है उसमें उन दोनों को कंपेयर करना है कि बड़ी पावर किसकी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बड़ी पावर है, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर है हमें वो लिख लेना है, जो कि कॉमन नहीं है उनको हम लिख लेंगे, राइट। इसकी जो वैल्यू आएगी, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 23,460। ये हमारे पास क्या आया, एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम सेम करेंगे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हमारे पास A इंटू P। वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 23,460 इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाई बाय 92। वैल्यू क्या आएगी, 46,920 इक्वल्स टू 46,920। दोनों नंबर हमारे पास सेम है, तो मतलब ये क्या हुआ, हैंस वेरीफाइड। मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि जो एलसीएम इंटू HCF है वो इक्वल्स टू आया है नंबर के। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो हमें दिया हुआ है 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सेम मेथड, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इनका एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 2 से, राइट, वापस 2 से, वापस 2 से करेंगे, और वापस 2 से करेंगे। 21 अब हमारे पास है, हमें पता है 21 किसका फैक्टर है, 3 का। 3 7 जा 21। 7 हमें पता है क्या होता है, एक प्राइम नंबर, तो 7 को हम 7 से करें। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 4 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हम निकालेंगे 54 का प्राइम फैक्टर। तो 54 के प्राइम फैक्टर में सेम स्टेप्स, सबसे पहले 2 से अब ये होगा नहीं, 227 का फैक्टर नहीं है हमें पता है, तो ये किसका फैक्टर है, 3। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। आई होप आप सबको एलसीएम निकालना आता होगा। इसको अब हम करेंगे फैक्टर्स की फॉर्म में। 3 हमारे पास कितनी बार दिया हुआ है, 3 टाइम्स, तो हम इसको कितनी बार लिख देंगे, 3 की पावर 3। ओके, आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, इसका HCF ऑफ 36 एंड 54 एंड LCM ऑफ 336 एंड 54। HCF के लिए हम क्या करेंगे, सेम जो कॉमन नंबर है उनके स्मॉलेस्ट पावर वाले जो नंबर है हम उनको लिखेंगे।
इसमें कॉमन नंबर कौन कौन से, 2 और 3। 2 की पावर यहाँ पे 4 है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो स्मॉल कौन सा हो गया, 2 की पावर 1। 3 भी कॉमन फैक्टर है, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 3, स्मॉल कौन सा है 3 की पावर 1, 3 2 जा 6। ये आ गया हमारे पास HCF। LCM निकालने के लिए हमें देखना है सबसे पहले अगर कोई नंबर कॉमन है कि नहीं। 2 कॉमन है, तो इसमें से जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी हम वो लिखेंगे, तो 2 की पावर 4 हमारे पास ग्रेटेस्ट है। 3 हमारे पास कॉमन है, 3 की पावर 3 हमारे पास क्या ग्रेटेस्ट, और जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग बच रहे हैं हम उनको लिख देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3024। ओके, अब इसके आगे हमें क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF। LCM हमारे पास आ गया, HCF हमारे पास आ गया। तो अब जो HCF और LCM हमारे पास निकल के आए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू पुट करेंगे किसके, जो नंबर हमें गिवन है उनके, राइट। HCF कितना आया 6, LCM कितना आया 3024, और इधर क्या आ जाएगा इक्वल में जो दो नंबर हमारे पास गिवन है वो। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर आपका क्या आया। कमेंट डाउन बिलो, और साथ में क्या लिखना है, यस और नो, कि वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये आपका क्या है होमवर्क, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके मुझे बताना है कि इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। हमें prime factorization method का यूज करके जो गिवन नंबर है उनके HCF और LCM निकालना है, राइट। फर्स्ट अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 12, 15 और 21। तो प्राइम फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले इन नंबर्स का, उसके बाद हम इनके HCF और LCM निकालेंगे। तो 12 का जो फैक्टर्स हम करेंगे, तो 12 के क्या फैक्टर्स होंगे 3 और यहाँ पे 1। तो 12 के क्या फैक्टर्स होंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, या फिर हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। सेम अब हम फैक्टर निकालेंगे 15 का। 15 का फैक्टर हम निकालेंगे तो वो सबसे पहले हम करेंगे उसको 3 से 5 और 1। तो हमारे पास 15 के क्या फैक्टर्स आए 3 इंटू 5, राइट। थर्ड जो नंबर हमें दिया हुआ वो है 21, 3, 7 और 1। तो अब हम देख सकते हैं कि 12, 15 और 21 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इनके HCF और LCM। HCF हमें पता है कोई भी कॉमन नंबर और उसकी सबसे स्मॉल पावर। तो कॉमन जो नंबर है वो कौन सा है 3, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3 क्या हो गया हमारा कॉमन नंबर। अब 3 की जो पावर है वो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो सबसे स्मॉल पावर है वही नंबर हमारा क्या होगा HCF। यहाँ पे सबकी पावर 1 ही है तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 3। अब हमें निकालना है LCM। LCM कैसे निकालेंगे, जो कॉमन नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर देखनी है हमें पहले। तो कॉमन नंबर 3 है, अब इसकी ग्रेटेस्ट पावर भी यही है, स्मॉलेस्ट पावर भी यही है, क्योंकि सब में 3 की पावर 1 ही है। तो हम पहले तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फिर जो बाकी के हमारे नंबर्स बचेंगे हम उनको लिखेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा LCM क्या निकल के आएगा 420। आई होप ये समझ में आ गया हो। अब देखते दूसरा क्वेश्चन। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है 17, 23 और 29। अब हमें पता है 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर और 29 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो ये खुद होते हैं या फिर क्या होता है 1। तो ये चीज हमें याद है सबको, आई होप सबको अच्छे से याद हो कि ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है। तो इनके फैक्टर्स हमें पता है क्या होंगे 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29, राइट। HCF इनका क्या निकलेगा, जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन नंबर क्या है 1,
और 1 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1 ही, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या देखेंगे, कॉमन नंबर की ग्रेटेस्ट पावर, तो कॉमन नंबर हमारे पास 1 ही है और उसकी पावर सबकी सेम है, और फिर जो बाकी रिमेनिंग नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा 11,339। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिए हुए हमें नंबर्स 8, 9 और 25। इनके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स हम इस साइड निकाल के देखते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, राइट। 9 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 2, राइट। थर्ड नंबर हमारे पास क्या गिवन है 25, तो 25 का कैसे निकालेंगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 25 के हमारे पास फैक्टर्स कितना है 5 इंटू 5 और यू कैन से 5 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है इनका एलसीएम और HCF। पहले HCF देखते हैं। कॉमन नंबर इनमें कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। ये हमें दिख रहा है कि कॉमन नंबर इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ में इनके मल्टीपल में 1 भी तो है, तो कॉमन नंबर हमारे पास क्या आ गया 1। अगर कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है तो हमें ये चीज पता है कि साथ में मल्टीपल 1 भी होता है। HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 1 की सब में पावर 1 ही है, तो HCF कितना आ जाएगा 1। अब हम निकालेंगे LCM। तो कोई भी कॉमन नंबर दिख रहा है नहीं, 1 है तो 1 लिखो, नहीं लिखो एक ही बात है। साथ में हमें क्या लिखना है, जो रिमेनिंग नंबर है हमको वो लिखना है। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1800, ये आएगा हमारे पास इसका LCM। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। गिवन दैट HCF 306 और 657 इक्वल्स टू 9। हमें क्या निकालना है इसका LCM। हमारे पास दो नंबर गिवन है, उनका जो HCF है वो हमें क्या दिया हुआ है 9। हमें क्या निकालना है LCM। तो आई होप सबको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। हमने कई बार इस फॉर्मूले का पीछे भी यूज किया हुआ है, A इंटू बी। ये हमारे पास फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। A हमारे पास क्या गिवन है 306 और B हमारे पास क्या गिवन है 657, राइट। अब इन नंबर्स को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। HCF 306, 657 मल्टीप्लाई LCM 306 मल्टीप्लाई 657, 306 मल्टीप्लाई 657, राइट। इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या गिवन है 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। LCM हमें इसका क्या करना है फाइंड। कॉमा 657 इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657। अब 9 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, हम इसको उस साइड ले जाएंगे इक्वल्स टू के इक्वल, तो क्या आएगा LCM ऑफ 306 657 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ 102 और यहाँ क्या आ जाएगा 3
1 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई 657, राइट। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 22,338। ये हमारा क्या निकल के आएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमें वैल्यू दी हुई है वैसे वैसे आपको फॉर्मूले में पुट करना है। उसके बाद आपका जो एलसीएम है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 6n जो हमारे पास नंबर गिवन है उसमें n की ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिससे इसका जो आंसर आएगा वो 0 पे एंड होगा। हमें ये पता करना है कि जो 6n को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो भी आएगा वो 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा। तो 6n को सॉल्व करने से पहले हम 6 को सॉल्व करेंगे। और ये चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा हो उसके फैक्टर्स जब हम करेंगे तो उसमें 5 आएगा, राइट। कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा हो 5 उसका फैक्टर होगा, यानी कि वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो हम सबसे पहले 6n का फैक्टर करने से पहले हम 6 का फैक्टर करके देखते हैं। और 6 का फैक्टर हमें पता है क्या होता है 2 इंटू 3, राइट। तो अगर 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 है तो 6n का फैक्टर क्या होना चाहिए 2 इंटू 3n, राइट। लेकिन अभी हमने ये चीज देखी कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा हो तो वो उसके फैक्टर में 5 आना चाहिए, राइट। यानी कि 5 से वो डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 6 के फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है। मतलब जो 6 नंबर है उसको जब हम डिवाइड करेंगे कभी भी इन फ्यूचर तो उसमें 5 से कभी भी वो डिविजिबल नहीं होगा। और जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यही कहती है कि किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो वो यूनिक फैक्टर्स होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 6 के फैक्टर्स 2 और 3 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। तो जो हमने अभी स्टार्टिंग में सोचा कि मान लेते हैं कि 6n कोई ऐसा नंबर है जो सॉल्व करने पे 0 से एंड दे रहा है, तो वो चीज़ गलत है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 6n है जिधर n क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, वो कभी भी एंड नहीं होगा डिजिट 0 से। हेंस for any natural number n for which 6n ends with digit 0 ends with digit 0 doesn't exist। मतलब n के लिए ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए 6n किससे एंड होगा डिजिट 0 से। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके वापस देख लेना। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमें n की ऐसी कोई वैल्यू बतानी है कि जब हम 6n को सॉल्व करेंगे तो वो जो भी नंबर आएगा वो 0 से एंड होना चाहिए, राइट। लेकिन कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है उसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो उसके फैक्टर्स में 5 आएगा, ये चीज फिक्स है। तो जब हम 6n को खोलेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 0 से एंड होगा। अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर्स में 5 आएंगे, राइट। तो 6n का फैक्टर करने से पहले हमने 6 का फैक्टर किया। 6 का फैक्टर जब हमने किया तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 3 ही सिर्फ 6 के फैक्टर्स में आ रहा है, राइट। तो 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 है तो 6n के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसके अंदर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 5 तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब जो चीज़ हमने सोची थी वो गलत निकल गई कि n के लिए ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे 6n किधर एंड हो डिजिट 0 पे। ओके तो देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 into 1 plus 5 are composite numbers।
राइट। तो मतलब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ है वो और वो जो नंबर हमें दिया है वो दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों होते हैं। सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो या तो उनके फैक्टर में 1 आएगा, या फिर वो खुद आएंगे, या फिर उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होंगे, चाहे फिर वो 1 हो, 2 हो या 3 हो। राइट। मतलब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनका जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 1 से और खुद के अलावा भी वो उसके फैक्टर्स में और नंबर आएंगे। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। आई होप ये समझ में आया हो। अब हम देखेंगे कि जो गिवन नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये नंबर हमारे पास गिवन है। अब ये मल्टीप्लाई में और प्लस के बाद क्या आ रहा है? 13। तो हम इसमें से और इसमें से कोई ऐसा नंबर कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में आ रहा हो। तो हमें दिख रहा है 13 इधर भी है, 13 प्लस के बाद भी है, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1। राइट। अंदर हम इसको वापस सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के जब हम अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 77 प्लस 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 78। राइट। अब 78 के हम फैक्टर्स करते हैं। 78 के फैक्टर्स हम करेंगे तो क्या आएंगे? इसके फैक्टर्स क्या आएंगे अब हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब कंपोजिट नंबर की क्या हमने अभी डेफिनेशन देखी कि ऐसे नंबर्स जिनके हम फैक्टर्स करते हैं तो या तो 1 आता है या वो खुद आते हैं या फिर और भी दूसरे नंबर्स उसमें आते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि फैक्टर्स में 1 भी है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। राइट। 1 भी है, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो ये चीज हमें दिख रही है कि इसमें 1 और जो भी नंबर है उसके अलावा भी बाकी नंबर है, जैसे कि 2 है, 3 है। राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है? कंपोजिट नंबर। ओके। अब दूसरा जो हमें दिया हुआ है हम वो सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा नंबर हमें क्या दिया हुआ है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम पहले वाली की तरह यहाँ पे भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 5। यहाँ पे भी क्या है? 5। तो हम 5 को क्या ले लेंगे? कॉमन। अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। राइट। अब हमें ये इजीली दिख रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, चलिए एक बार हम इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा? 1028 और प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? राइट। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 5 है और जो अंदर गिवन नंबर है उसके जब हम फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर्स क्या आएंगे? एक तो 1 आएगा, एक 1029 खुद भी आएगा अगर हम डायरेक्ट उसको करेंगे। इसके अलावा भी तो हमारे पास और फैक्टर्स आएंगे। राइट। ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 1029 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके बाकी फैक्टर्स भी तो आएंगे। तो जब हमने ये चीज सॉल्व करी तो हमें ये पता चल रहा है कि 1 से जो नंबर आएगा उससे उसके अलावा भी और नंबर से ये फैक्टर किया जा सकता है। राइट। तो ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 के अलावा भी और नंबर से फैक्टराइज करे जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि जो दोनों नंबर है वो क्या है हमारे पास? कंपोजिट नंबर। ओके। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके आसपास क्या बना हुआ है? एक सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं उस सर्कुलर पाथ के एक चक्कर लगाने में। राइट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि रवि को कितने लग रहे हैं? 12 मिनट्स।
Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. मान लो ये हमारे पास सर्कुलर पाथ हमें गिवन है. सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स, राइट. सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स. और रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट्स. अब हमें क्या दिया हुआ है? मान लो सोनिया और रवि यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है. दोनों एक साथ चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और एक ही टाइम पे चलेंगे, ठीक है. अब आगे क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट. मतलब सोनिया तो 18 मिनट लगा रही है, रवि 12 मिनट लगा रहा है. अब ये पूछ रहा है दोनों अगर एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में, तो वो कितने मिनट बाद जाकर इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, राइट. तो ये निकालने के लिए हमें गिवन है सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, रवि को कितने लग रहे हैं? 12 मिनट्स. ये निकालने के लिए कि वो दोनों कितने मिनट्स बाद दोबारा एक ही जगह पे मिलेंगे, हमें 12 और 18 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम, राइट. जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा? हमारा आंसर, यानी कि उतने मिनट में सोनिया और रवि दोबारा उसी पॉइंट पर आके मिलेंगे. तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 और 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे. 12 का फैक्टर हम करेंगे तो कितना आएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3, राइट. 18 का जब हम करेंगे, 18 का क्या आएगा? 2 से करेंगे, 3 से करेंगे और वापस 3 से करेंगे. 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2, राइट. अब एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है जो कॉमन नंबर है उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है हमें वो लिखनी है. तो 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, और 2 की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई? 2 की पावर 2. 3 में भी 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है. ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई? 3 की पावर 2, राइट. इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 36. यानी कि आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स, सोनिया and Ravi will meet again at the same point, right. जो नंबर हमें दिए हुए 18 और 12, जहाँ पे सोनिया और जो रवि को लग रहा है जितना टाइम, उनका हमें पहले एलसीएम निकालना है. एलसीएम से जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? उतने ही मिनट्स में वो दोनों वापस मिलेंगे उस पॉइंट पे. थ्योरम देखने से पहले एक बार हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है. इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, राइट. और जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होता है वो हमें पता ही है. p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते. एग्जाम्पल √2, √3, √5. और ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर जो रूट में आता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर. रूट में आने वाले हर नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, लेकिन रूट में आने वाले प्राइम नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं. प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर या तो वो खुद हो या फिर क्या हो? 1 हो. ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं. एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें, एक हमारे पास है √2, एक हमारे पास है √4. √2 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर, तो वो क्या हो गया हमारा? इरेशनल. √4 हम सॉल्व कर सकते हैं. √4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, और 2 हमारे पास यहाँ क्या हो गया? रेशनल नंबर. तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो रूट में आते हैं और जो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं. यानी कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन √p इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब आपकी
जो बुक है एनसीईआरटी की, उसकी एक थ्योरम है, उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव करो रूट टू क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम वो थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं अब आपकी थ्योरम क्या पूछ रही है। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। जो रूट टू हमारे पास गिवन है उसको हम क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो हम प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, कभी भी हम किसी चीज को प्रूव करते हैं तो हम जो दिया हुआ होता है हमें स्टेटमेंट, हम उसके अगेंस्ट लेके चलते हैं। जैसे यहाँ हमें प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल है, तो हमें क्या लेके चलना है कि रूट टू मान लो रेशनल है। तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट रूट टू इज रेशनल, ठीक है, ताकि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो हमारे स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब उसके अगेंस्ट जाए, तभी ये थ्योरम जाके प्रूफ होती है, ठीक है। तो हमने अगर मान लिया कि रूट टू रेशनल है, तो रूट टू हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहां पे q क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और p और q क्या हो गए, कोप्राइम नंबर, यानी कि इन दोनों का कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। जैसे नंबर हुए 3/5, 3/7, इनके फैक्टर्स क्या हुए, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है ना। इसी तरह p अपॉन क्यू इस फॉर्म में कि इसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, रूट टू का स्क्वायर और p अपॉन क्यू का स्क्वायर, क्या होगा, 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, राइट। दोनों इधर उधर करके देख ले, क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गई इक्वेशन 1। यहां से हमें दिख रहा है कि p स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट। अगर कोई भी नंबर p स्क्वायर, कोई भी नंबर मान लो उसका स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसका स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो वो भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, राइट। जैसे एग्जांपल लेके मान लो 8 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, राइट। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 2 से डिवाइड हो रहा है, 32 टाइम्स हो रहा है, राइट। तो कोई भी नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसके स्क्वायर से भी तो डिवाइड होगा, राइट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि p ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2, ठीक है। एक ही हमने लिया। अब इसको हम p को हम क्या लिख सकते हैं, p को हमने क्या लिया यहाँ पे 2m, m यहाँ पे क्या है, m इज एन इंटीजर, ठीक है। ये हम लेट कर रहे हैं, p को हमने क्या मान लिया, 2m मान लिया। अब इसको उठा के हमें क्या रखना है, इक्वेशन 1 में रखना है। इक्वेशन 1 पुटिंग करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर अपॉन 2, q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर और m का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 को मैं यहाँ लिया q स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से, कि जो q स्क्वायर है वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, राइट। q स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि जो q है वो भी 2 से डिविजिबल होगा, जैसे हमने p वाले में देखा था, राइट। लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि p और q का फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 के अलावा और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, p और q के जो फैक्टर है उसमें 2 भी आ रहा है, यानी कि दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 1 के अलावा भी 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि जो हम मान के चले थे कुल मिला के कि रूट 2 क्या है हमारे पास रेशनल, वो हमारा गलत है। p अपॉन क्यू के जो फैक्टर है वो 1 के अलावा भी और भी फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब जो p अपॉन क्यू है वो रेशनल नंबर नहीं है,
यानी कि जो रूट 2 है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 3 हमारे पास क्या है, इरेशनल। रूट 3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या लेट करके चलेंगे, लेट रूट 3 इज रेशनल। हमें रूट 3 को रेशनल लेके चलना है और इसको हमें रॉन्ग प्रूफ करना है, तभी क्या होगा, हमारा रूट 3 इरेशनल है, ये चीज प्रूफ होगी। ठीक है, रूट 3 मान लो रेशनल है तो रूट 3 को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, जहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने रूट 3 को लिखा। अब हमें पता है p अपॉन क्यू यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर है, और p अपॉन क्यू का जो फैक्टर होगा वो 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों जब नंबर है वो किस फॉर्म में होंगे, मान लो 3/5 हुआ, 3/7 हुआ, 2/9 हुआ, इस तरीके के नंबर होंगे जिनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा p² अपॉन q²। q² डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं q² इक्वल्स टू p² अपॉन 3, राइट। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो p² है वो क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में होगा, p की जगह कोई भी नंबर है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि सिर्फ p भी तो 3 से डिवाइड होगा। जैसे 8 है वो, सॉरी जो 9 है, जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। उसी तरह 9 का स्क्वायर होता है 81, वो भी तो 3 से डिवाइड होगा, राइट। ये चीज क्लियर हुई, यानी कि क्या हुआ, p also divisible by 3, राइट। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब मान लो, लेट कर लो p इज इक्वल्स टू 3m। ये हमने क्या किया, लेट किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया p इक्वल्स टू 3m। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना। तो कैसे करेंगे, q² इक्वल्स टू 3m का स्क्वायर अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे, q² इक्वल्स टू 9m² अपॉन 3। ये कितना आ जाएगा, q² इक्वल्स टू 3m², और जब इसको आगे जाके हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, q² अपॉन 3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन इसको हम दे देंगे 2। हम क्या मान के चले थे कि p और q 1 के अलावा इसके और कोई फैक्टर नहीं है, नो फैक्टर अदर देन 1, ये चीज हमने मानी थी। लेकिन इक्वेशन 1 से हमें क्या दिख रहा है, जो p है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इक्वेशन 2 से हमें क्या दिख रहा है, जो q है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि q² अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 3 से डिवाइड होगा, राइट। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये दिख रहा है कि जो p और q है वो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन हमने क्या मान के चला था, जो p और q है वो 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा जो लेट किया था कि रूट 3 इरेशनल है, वो हमारा क्या माना जा रहा है, रॉन्ग माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी रॉन्ग अजम्पशन के लिए हमने क्या मान के चला, रूट 3 क्या है, रेशनल, लेकिन रूट 3 रेशनल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 हमें क्या कह रहा है। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है, 5 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, हम ये लेके चलेंगे। अगर 5 माइनस रूट 3 रेशनल है तो हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। p अपॉन q की फॉर्म में अगर हम इसे लिख सकते हैं तो जो p और q है उसके जो फैक्टर्स है, जब हम उसके फैक्टर्स करेंगे उसके 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, राइट।
ये हम लेके चलेंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3 को मैं उधर भेज दूं, p और q को इधर ले आऊं, इस तरीके से लिख सकती हूँ, p अपॉन 5 माइनस p अपॉन q। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, p अपॉन q को मैं 5 के साथ ले आई और √3 को मैंने अलग कर दिया। इसको जब हम वापस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5q माइनस p अपॉन q। अब ये नंबर हम क्या लेके चल रहे हैं, रेशनल, क्योंकि ये नंबर क्या है, इंटीजर्स है, a और b p और q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स, और 5q माइनस p अपॉन q हमारे पास क्या है, रेशनल। तो अगर ये इक्वल्स टू 3√3 के आ रहा है तो √3 भी रेशनल होना चाहिए, राइट। लेकिन हमें पता है कि √3 क्या होता है, इज इरेशनल। हमने लास्ट वीडियो में समझा था, √3 हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर √3 इरेशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 भी इरेशनल होना चाहिए, राइट। अगर √3 हमें पता है इरेशनल है तो 5 माइनस √3 भी इरेशनल होना चाहिए। लेकिन हम क्या मान के चल रहे, 5 माइनस √3 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये चीज तो गलत हो गई, क्योंकि √3 हमारे पास इरेशनल है तो 5 माइनस √3 हमारे पास क्या होना चाहिए, इरेशनल। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये चीज गलत लेके चली कि 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें पता है √3 हमारे पास क्या है, इरेशनल। ये चीज हमने इसको इक्वल में प्रूव करके ली। तो अगर हम इसको रेशनल मान रहे हैं तो इसके इक्वल में भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन इसके इक्वल में क्या है, √3, जो कि हमें पता है क्या होता है, इरेशनल नंबर। इस वजह से जो हमने लेट किया था कि 5 माइनस √3 रेशनल है, वो हमारा क्या आ गया, रॉन्ग। और हमने क्या प्रूव कर दिया, 5 माइनस √3 क्या है हमारे पास, इरेशनल। तो देखते एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। हमें 3√2 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप क्या लेंगे, लेट 3√2 क्या होगा हमारे पास, इज रेशनल। अगर हमने ये चीज गलत प्रूव कर दी तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3√3 अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो अभी हमने क्या लेट किया, 3√2 हमारे पास क्या है, रेशनल। अगर 3√2 हमारे पास रेशनल है तो हम इसे इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मैं उसको नीचे ले जाऊँ उधर, p अपॉन 3q, राइट। अब ये नंबर हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है, और p अपॉन 3q हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि हम लेट करके चल रहे हैं। लेकिन इसके इक्वल में हमारे पास क्या है, √2। अगर ये नंबर रेशनल है तो ये नंबर भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल में है। लेकिन हमें क्या पता है, √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल। √2 हमारे पास क्या आ रहा है, इरेशनल। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, बट √2 इज इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है तो 3√2 भी क्या होगा, इरेशनल। अगर √2 हमारे पास इरेशनल है तो 3√2 भी इरेशनल होगा, राइट। ये चीज ऑब्वियस है। लेकिन हमने क्या लेके चला कि 3√2 हमारे पास क्या है, रेशनल। ये चीज दोनों एक दूसरे से क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी दोनों अलग अलग बातें बोल रही है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3√2 क्या है, रेशनल। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3√2 क्या आ रहा है हमारे पास, इरेशनल, राइट। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से कि 3√2 क्या है हमारे पास, रेशनल। ये चीज हमने क्या मानी, गलत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3√2 क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल। क्यों, क्योंकि √2 हमें पता है क्या होता है, इरेशनल। तो p अपॉन 3q भी जो आएगा वो क्या आएगा, इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल। और अगर ये चीज इरेशनल की इक्वल है तो 3√2 भी क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम आपकी चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 1 क्या है।
प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है? रूट 5 इरेशनल है। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करके चलेंगे कि जो रूट 5 है वो हमारे पास क्या है? रेशनल। अगर रूट 5 रेशनल है तो हमें पता है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहां पे q क्या होता है? इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये चीज हम सबको पता है, ठीक है। रूट 5 p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं अगर ये रेशनल है तो। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अगर रूट 5 p अपॉन q के इक्वल है और यहाँ पे हम मान के चल लेते हैं कि p अपॉन q को प्राइम नंबर्स है, यानी कि इन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे उनमें जो सिमिलर फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, यानी कि 1 के अलावा इन दोनों का और कोई भी सिमिलर फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है। अब हमने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर किया, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5। मैंने q को इस साइड ले लिया और 5 को इधर ले लिया, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या देख रहे हैं कि जो p स्क्वायर है वो 5 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। यानी कि अगर कोई नंबर उसका स्क्वायर अगर किसी पर्टिकुलर एक नंबर से डिवाइड होता है तो उसका मतलब जो वो एक्चुअल नंबर होगा वो भी तो उस नंबर से डिवाइड होगा। यानी कि मान लो कोई नंबर हमारे पास है 10, वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये चीज हमें दिख रही है। तो जब 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो 5 से डिवाइड होगा। अगर 10 5 से डिवाइड है तो 100 उसका, यानी कि उसका जो स्क्वायर 100 होगा वो भी तो 5 से डिवाइड होगा। यही कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो खुद वो नंबर भी तो उससे डिवाइड होगा, राइट। तो इक्वेशन 1 से हमें ये पता चला। उसके बाद मान लो मैंने p को 5m माना। p को मैंने क्या माना? 5m, जहां पे m क्या है? इंटीजर, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूं। इक्वेशन 1 में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। q स्क्वायर क्या आ जाएगा? m स्क्वायर अपॉन 5, सॉरी 5m स्क्वायर। अब 5 को मैं q स्क्वायर के यहाँ भेज दूं तो क्या बनेगा? m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 5। इक्वेशन 2 से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो q स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो सिर्फ q भी तो 5 से डिविजिबल होगा, राइट। अभी हमने समझा था कैसे होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि जो p है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और जो q है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने क्या लेके चला था कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है दोनों। अगर p और q को प्राइम नंबर है तो उनके 1 के अलावा तो और कोई फैक्टर सिमिलर हो ही नहीं सकते। लेकिन इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 5 है वो p और q का क्या है? एक फैक्टर। तो ये चीज हमारी रॉन्ग आई। क्यों रॉन्ग आई? क्योंकि हमने ये लेके चला था कि रूट 5 हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो क्यों क्रिएट हुई? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। हमारे गलत लेने की वजह से ये चीज रॉन्ग प्रूफ हुई, ठीक है। तो यानी कि जो रूट 5 है वो रेशनल नहीं है। अगर रूट 5 रेशनल नहीं है तो रूट 5 क्या होगा? रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है? 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है? इरेशनल। इसे प्रूव करने के लिए हम जो सबसे पहले करेंगे वो लेट करेंगे क्या? 3 प्लस 2 रूट 5 हमारे पास क्या है? रेशनल। अगर हमने इस चीज को गलत प्रूव कर लिया तो जो 3 प्लस 2 रूट 5 है वो हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा? इरेशनल। अगर 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल नंबर है तो हम उसे
P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी कि P और Q के 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। 3 प्लस 2√5 को हमने P अपॉन Q की फॉर्म में रखा, ये भी रेशनल माना है हमने और ये भी रेशनल माना है। अब हम क्या करेंगे, 3 यहाँ प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 2√5 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 3, राइट। 2 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो √5 हमारे पास क्या आएगा P अपॉन Q माइनस 3 और ब्रैकेट में 1 अपॉन 2, राइट। ये स्टेप समझ में आई। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां जाके इस पूरे में क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2, √5 हमारे पास क्या आया P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2। अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये चीज हमारे पास क्या हुई रेशनल, इसके इक्वल में जो नंबर आ रहा है वो भी रेशनल होगा, अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो नंबर है वो भी रेशनल होगा, राइट। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि जो √5 है वो हमारे पास क्या है इरेशनल, we already know that √5 is irrational। अगर √5 इरेशनल है तो P अपॉन 2Q माइनस 3 जो हम रेशनल लेके चल रहे हैं वो इसके इक्वल आ ही नहीं सकता। ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये हमें पता है इरेशनल है और ये हम मान के चल रहे रेशनल है, तो ये चीज तो गलत आ गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या माना था हमने क्या माना था 3 प्लस 2√5 क्या आ गया रेशनल, हम ये मान के चले थे। तो अगर √5 हमारे पास इरेशनल है तो 2√5 भी इरेशनल होगा, और 2√5 अगर इरेशनल है तो 3 प्लस 2√5 भी इरेशनल होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने अजम्पशन किया था, यानी कि ये जो हमने मान के चला था कि 3 प्लस 2√5 रेशनल है, ये चीज गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है, 2√5 इरेशनल होगा अगर √5 होगा तो, और 3 प्लस 2√5 भी इरेशनल होगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है ये क्यों हुआ है, हमारी रॉन्ग अजम्पशन के लिए। तो क्या प्रूव कर दिया हमने 3 प्लस 2√5 क्या होगा इरेशनल, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें हमें सबको प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो तीनों में से जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1 अपॉन √2। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट 1 अपॉन √2 इज रेशनल। इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए हम पहले ये मान के चलेंगे कि ये रेशनल है। अगर हमने इसे गलत साबित कर दिया तो हमारा जो 1 अपॉन √2 है वो अपने आप इरेशनल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर 1 अपॉन √2 हमने इरेशनल माना, अगर 1 अपॉन √2 इरेशनल है तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पे Q क्या होगा इज नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये चीज हमने पढ़ी है, और यहाँ पे Q क्या होगा इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और P और Q हमारे पास यहाँ पे क्या है को प्राइम नंबर, यानी कि दोनों के 1 के अलावा और भी कोई फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √2 इक्वल्स टू Q अपॉन P। मैंने इनको रेसिप्रोकल कर दिया इनका, ठीक है। तो √2 हमारे पास क्या आ गया Q अपॉन P। अब हमें दिख रहा है Q अपॉन P इंटीजर्स है हमारे पास, और
Q अपॉन P क्या है, रेशनल भी है। अगर Q अपॉन P रेशनल है, उसके इक्वल में जो √2 आ रहा है वो भी रेशनल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल में एक दूसरे के। लेकिन हमें क्या पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल। ये चीज हमें पता है, √2 क्या होता है, इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है तो वो इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो जो Q अपॉन P है वो भी क्या माना जाएगा, इरेशनल। अगर Q अपॉन P इरेशनल है तो √2 हमारे पास इरेशनल आ गया, और 1 अपॉन √2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये जो हमने गलत लेट करके चला था कि 1 अपॉन 2 रेशनल है, ये तो हमारा गलत आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है, √2 ही हमारे पास इरेशनल है। ये हम जानते हैं √2 इरेशनल है, तो उसके इक्वल में जो वैल्यू आएगी वो भी रेशनल होगी। वो अगर इरेशनल होगी तो ये पूरी चीज इरेशनल होगी। तो अगर ये पूरी चीज इरेशनल हो रही है, यानी कि 1 अपॉन √2 अपने आप इरेशनल हो गया। तो जो हम मान के चले थे 1 अपॉन √2 रेशनल है, वो गलत मान के चले थे। तो 1 अपॉन √2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 7√5। सेम हम इसमें भी करेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल। हम ये लेट करके चलेंगे। 7√5 अगर रेशनल है तो वो इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मैं यहाँ नीचे इसको डिवाइड में भेज देती हूँ। क्या आ जाएगा, P अपॉन 7Q। अब P अपॉन 7Q यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है जो कि रेशनल है। इसके इक्वल में क्या आ रहा है, √5, वो भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि वो इसके इक्वल में है। लेकिन सेम पहले वाले की तरह, लेकिन हम ये जानते कि √5 क्या है, इरेशनल। तो ये इक्वल में आ ही नहीं सकता, 7 अपॉन P अपॉन 7Q के इक्वल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल। अगर √5 इरेशनल है तो 7√5 भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि वो उसके मल्टीपल में है। अगर √5 इरेशनल है, ये चीज इरेशनल होनी चाहिए, लेकिन ये चीज हमारे क्या लेके चली हमने, रेशनल। ये चीज रेशनल है तो ये रेशनल होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों का तो जब हम सोच रहे हैं, जो हमने लेट करके चला है वो तो आई गलत रहा है, कि हमने क्या लेके चला था, 7√5 रेशनल है, लेकिन जब हमने इसको इक्वल में पुट किया तो √5 इरेशनल आ गया। √5 इरेशनल है तो 7√5 भी इरेशनल होगा। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो क्यों क्रिएट हुई है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption that 7√5 is rational। ये हमारे रॉन्ग assumption की वजह से तो सिचुएशन क्रिएट हुई है। therefore 7√5 is irrational। अगर 7√5 रेशनल नहीं हो सकता तो 7√5 क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 6 प्लस √2। 6 प्लस √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सेम लेट 6 प्लस √2 क्या होगा, रेशनल। इसको हम लेट करके चलेंगे। अगर 6 प्लस √2 रेशनल है तो वो हम इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और P अपॉन Q क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर, यानी कि इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर होगा ही नहीं। अब 6 यहाँ प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस P अपॉन Q माइनस 6। अब यहाँ पे P अपॉन Q माइनस 6 क्या है, रेशनल है, जहाँ पे P और Q क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो वैल्यू आ रही है वो भी रेशनल होनी चाहिए, राइट। लेकिन we already know that √2 is irrational। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि √2 इरेशनल है। अगर √2 इज इरेशनल देन ये किसके इक्वल नहीं होगा, P अपॉन Q माइनस 6 विच इज रेशनल। यानी कि
ये चीज इक्वल आ ही नहीं सकती। अगर √2 इरेशनल है देन 6 प्लस √2 भी इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल और रेशनल को जब हम ऐड करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा, ये चीज हम जानते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो ये भी इरेशनल आना चाहिए। तो ये चीज गलत क्यों आ रही है, सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है कि ये इक्वल में नहीं आएगा? ये क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि हमने क्या लेके चला था, 6 प्लस √2 रेशनल है। तो ये सिचुएशन इसलिए अराइज हुई क्योंकि हमने गलत मान लिया था क्या, कि 6 प्लस √2 रेशनल है। देयरफॉर 6 plus √2 is irrational, and this situation is arise because of our wrong assumption that 6 plus √2 is rational. 6 plus √2 is rational है, ये हम मान के चले थे, ये चीज गलत प्रूव हो गई। तो हमने क्या मान लिया, अगर वो रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया और पूरा थर्ड क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। आज आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है, जिसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आई होप किसी भी टॉपिक में, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।